अस्सलाम वालेकुम। अपने फर्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हैं, अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, और अकाउंटिंग जो है वो किस तरीके से बिज़नेस में इस्तेमाल की जाती है। और जिस तरह से आप की अपनी लैंग्वेजेस हैं, हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसी तरीके से बिज़नेस की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसे हम किसका नाम देते हैं, अकाउंटिंग का नाम देते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस है। बिज़नेस अपनी लैंग्वेज में हमारी उन तमाम चीज़ों को जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, बिज़नेस उनको किस चीज़ का नाम देता है, ये अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम सुनने को चीज़ मिलेगी वो होगा एसेट। एसेट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंपनी ऑन करती हो और उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, मार्केट में उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, तो दैट इज़ नॉन एज एसेट। कंपनी ऑन करे, उससे कोई ना कोई फ़ायदा ले और इन फ्यूचर कोई किसी भी किस्म के बेनिफिट्स ले सकती हो और उसकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू भी हो, दैट इज़ नॉन एज एसेट, राइट। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी। कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से भी आपके पास कुछ एसेट्स होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड यूजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स आपके पास मौजूद होते हैं। करंट एसेट्स एक टाइप है, कन्वर्टेबिलिटी के लिहाज से आपकी एक टाइप है करंट एसेट्स और दूसरी है फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स आपके पास कौन से होते हैं? वो तमाम एसेट्स जो कि जिनकी लाइफ जी, तो कन्वर्ट एसेट्स की बात कर रहे थे हम। करंट एसेट्स कन्वर्टेबिलिटी के लिहाज से दो तरह की टाइप्स हैं, करंट एसेट्स एंड द सेकंड वन इज़ फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या होते हैं करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स? क्या होते हैं? वो तमाम एसेट्स जो कि हाईली लिक्विड हों और विद इन 1 ईयर उनको यूज़ करके उनसे बेनिफिट लिया जा सके, दैट नॉन एज करंट एसेट्स। और वो तमाम एसेट्स जिनको आप 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर सकें, वो आपके कौन से एसेट्स होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। लाइक आपका लैपटॉप है, आपके बिल्डिंग्स हैं, लैंड है, मशीनरी है, प्लांट्स हैं, ये तमाम एसेट्स, इन तमाम एसेट्स को आप लाइफ में बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर देन 1 ईयर इस्तेमाल किया जा सकता है इनको। इसके अलावा फिजिकल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके पास 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक टेंजिबल और दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। सो टेंजिबल एसेट्स वो तमाम एसेट्स होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस आपके पास मौजूद होती है, फिज़िकली आप इन्हें टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स वो तमाम एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है, जो आपको बेनिफिट तो देते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू भी होती है, लेकिन उनकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसके अलावा यूजेज के अकॉर्डिंग भी आपके पास 2 तरह के एसेट्स मौजूद हैं, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। वो तमाम एसेट्स जिनको आप ऑपरेट कर सकते हैं और फिर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो आपके काम आते हैं, और फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की में भी आपको वो हेल्प आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड। आपको जो है वो ये आपके पास कुछ मौजूद हैं, एसेट्स मौजूद हैं जो कि आपको डिफरेंट सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग दिखाए गए हैं। करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, नॉन करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेंगे कि कौन कौन से एसेट्स किस किस हेड में लाई करते हैं। आफ्टर दैट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं, यानी वो तमाम आपके जो वाजिबात होते हैं जो आपने किसी के देने हैं, वो तमाम के तमाम अमाउंट्स आपकी क्या कहलाती हैं? लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। लायबिलिटीज़ बेसिकली ये होती हैं कि जब आपने किसी से कोई काम करवाया और उसके अगेंस्ट आपने उसे कैश जो है वो पे नहीं किया, यानी उधार पे किसी किस्म के जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं बिज़नेस में, वो सारी की सारी लायबिलिटीज़ के अंडर कंसीडर की जाती हैं। और राइट, इसके अलावा आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस क्या हैं? आप अपने बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे अखराजात करते हैं। आम ज़ुबान में हम उन्हें अखराजात कहते हैं और इंग्लिश की अकाउंटिंग की ज़ुबान में हम उन्हें एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि आप अपनी बिज़नेस एक्टिविटी को रन करने के लिए करते हैं, दैट इज़ नॉन एज एक्सपेंसेस। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस जिनको आप डायरेक्टली अपने बिज़नेस में, डायरेक्ट आपकी ऑपरेशंस में जो कि आप अखराजात करते हैं, दैट इज़ योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर जो कि आपके डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को। इसके अलावा रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? ऑब्वियसली रेवेन्यू जो है वो आपकी सेल्स जब आप करते हैं, आप अपनी बिज़नेस एक्टिविटी, अगर आपका सर्विस बिज़नेस है तो आप किसी को सर्विसेज देंगे, उसके अगेंस्ट आप उससे कोई ना कोई अमाउंट इन रिटर्न लेंगे, ठीक है।
और अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल आउट करेंगे। सेल आउट करने के बाद आपकी जब सेल्स जनरेट होंगी तो फिर उससे आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, दैट इज़ योर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बेसिकली आपकी कहाँ से जनरेट होता है? सेल्स से जनरेट होता है। वो तमाम अमाउंट जो कि बिज़नेस अर्न करता है, दैट इज़ योर रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू कहलाता है। आफ्टर दैट बात करते हैं अकाउंट्स पेएबल क्या होते हैं। जैसे अभी हमने लाइबिलिटीज़ की बात की, तो वो तमाम अकाउंट्स जिनमें आप अपने उन तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि अभी तक आपने पे नहीं किए, यानी जितनी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ के हेड में जो अकाउंट्स लाई करते हैं, दैट इज़ योर अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल किस में हेड किए जाते हैं? अंडर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के हेड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी तरह से अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं वो तमाम अकाउंट्स जिनमें आपने लोगों से, यानी आपने सेल की, आपने कोई सर्विसेज दी और उसके अगेंस्ट आपको कैश नहीं मिला और उन्होंने आपसे कह दिया कि आपको कैश जो है वो आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 15 डेज या वट एवर कोई भी डेट आपको दे दी जाती है कि इस डेट के बाद आपको ये अमाउंट दे दी जाएगी या आपको मिल जाएगी। तो आपने अपनी जो सेल्स की हैं वो किस चीज़ पर कर दी? कैसे कर दी? उधार कर दी, क्रेडिट पर कर दी। तो जब आपने अपनी सेल्स उधार की हैं, क्रेडिट पर की हैं, तो आप के क्या जनरेट हो गए? अकाउंट्स रिसीवेबल जनरेट हो गए। अकाउंट्स रिसीवेबल जनरेट हो गए तो ये आपके बेसिकली आपके एसेट की हेड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर इनको रिकॉर्ड किया जाता है। आफ्टर दैट एक्रूवल्स एंड डेफरल्स की बात करते हैं। दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग और डेफरल्स बेसिस अकाउंटिंग। डेफर्ड बेसिस भी होते हैं। अक्रूड रेवेन्यू, अकर्ड रेवेन्यू और अक्रूड एक्सपेंसेस किस तरह से? जो वो तमाम रेवेन्यूज़ जो कि रिकग्नाइज हो जाएं, अभी रिकग्नाइज हो जाएं, हमें पता चल जाए कि हमारा रेवेन्यू जो है वो अर्न हो चुका है, लेकिन उसकी कैश अमाउंट जो है वो हमें कभी लेटर ऑन हमें रिसीव करनी हो, कहीं बाद में हमें जाके मिलनी हो, तो दैट इज़ अक्रूड रेवेन्यू। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हम ये लेते हैं। अक्रूड रेवेन्यू की बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास ऑनलाइन सेलिंग की एग्जांपल है। जब भी आप ऑनलाइन कोई भी अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपकी जो आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने फ़ौरन से उसकी कैश पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, कंपनी के लिए रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाता है जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन अब चूंकि कंपनी, आपने ऑर्डर प्लेस किया, कंपनी ने फ़ौरन आपसे कैश नहीं लिया, कैश फ़ौरन से एक्सचेंज नहीं हुआ, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ओके फाइन, रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया, और आप कैश की जो एक्सचेंज कैश का है वो लेटर ऑन करेंगे, कहीं बाद में करेंगे। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो आपके लिए, कंपनी के लिए अगर वो रेवेन्यू है तो आपके लिए क्या बन जाता है? एक्सपेंस। और आपका जो एक्सपेंस है वो रिकग्नाइज अभी हो जाता है, लेकिन पे कब किया जाएगा? बाद में किया जाएगा, तो दैट इज़ योर अक्रूड एक्सपेंस। ऑलराइट, यानी एक्सपेंस अभी हो जाए, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको पता चल गया कि अब हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, लेकिन इस ऑर्डर की जो यानी का जो कैश है वो हम कहीं बाद में पे करेंगे, हम लेटर ऑन जो है वो पेमेंट्स देते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू हमें क्या बताता है कि जी कैश इज़ रिसीव्ड, डेफर्ड कैश जो है वो आ गया है, मिल जाता है, हमें अभी मिल गया, लेकिन रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा बाद में। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं एडवांस पेमेंट्स की। जब आप एडवांस पेमेंट देते हैं, कोई भी घर रेंट पर लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप क्या करते हैं? एडवांस पेमेंट देते हैं, एडवांस रेंट देते हैं। जब आप एडवांस रेंट देते हैं तो वो रेवेन्यू रिकग्नाइज बेसिकली नहीं हुआ होता, वो रेवेन्यू एक्चुअली जो आपका होम ऑनर है उसका रेवेन्यू नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो कैश पहले रिसीव करता है और उसका रेवेन्यू वो कब बनता है? तब जब जो है वो आप अपना पूरा मंथ या अपना टाइम पीरियड उस घर में गुजार लेते हैं, आफ्टर दैट वो उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है। डेफर्ड एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो डेफर्ड एक्सपेंसेस अगेन वही, अगर आपके होम ओनर के लिए आपका दिया हुआ कैश इनकम है तो आपके लिए वो क्या है? एक्सपेंस। तो वो तमाम अमाउंट्स जो कि आप पहले रिसीव कर देते हैं या रिसीव कर लेते हैं या पे कर देते हैं, लेकिन उसका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की रिकग्निशन लेटर ऑन कहीं बाद में जाके होती है, दैट इज़ योर अक्रूवल एंड डेफर्ड बेसिस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बात अगर यहाँ पर करें तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग वो तमाम अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनको जैसे ही रिकग्नाइज होती हैं आप उन्हें फ़ौरन से रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्सपेंस हो या रेवेन्यू हो, रिकग्निशन के होते ही जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और उनका कैश लेटर ऑन रिसीव या पे किया जाता है। और डेफरल बेसिस अकाउंटिंग ये होती है कि जब आपको कैश मिलेगा आप उसे तभी रिकॉर्ड करेंगे, जब तक आपको कैश नहीं मिलता आप तब तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू की रिकग्निशन नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो हमारे बिजनेसेस में मोस्टली यूज़ हो रही होती है दैट इज़ अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। ओके,
अच्छा, तो इन्वेंट्रीज़ क्या होती हैं? इन्वेंट्रीज़ इज़ द टर्म यूज टू क्लासीफाई एसेट्स दैट अ कंपनी हैज़ परचेज्ड। इन्वेंट्री वो तमाम चीज़ें जो कि कंपनी एक अपने पास उसमें रखती है, अपने स्टॉक में रखती है फॉर रीसेल पर्पज़। जो है जितना स्टॉक रीसेल करने के लिए कंपनी ने अपने पास सेव किया हुआ होता है, दैट इज़ योर इन्वेंट्री। वो तमाम चीज़ें जो कि अनसोल्ड कंपनी के पास रखी हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से समझा सकती हूँ। एक मेडिकल स्टोर में जितना स्टॉक एक जो स्टोर कीपर है वो लाकर अपने पास रखता है, वो क्यों अपने पास ला के रखता है? इसीलिए ना कि जब भी कोई कस्टमर आए वो उसे प्रोवाइड किया जा सके। तो बेसिकली वो तमाम के तमाम जो स्टॉक्स हैं वो उसकी इन्वेंट्री कहलाते हैं। इन्वेंट्री के 2 टाइप्स आपके पास गिवन है, इनको ज़रा आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास क्या है? इक्विटी क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज़, वो पैसे भी हो सकते हैं, वो एसेट्स भी हो सकते हैं, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है जो कि ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। बेसिकली दैट इज़ नॉन एज इक्विटी। वो ऑनर की इक्विटी कहलाती है जो कि ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। वो तमाम चीज़ें जो लाइबिलिटीज़ को ख़त्म, यानी आप लाइबिलिटीज़ अपनी पे कर देते हैं और उसके बाद जितनी भी अमाउंट आपके पास बच जाती है, दैट इज़ योर इक्विटी। यानी आप अपने तमाम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करें तो आपके पास रिमेनिंग इक्विटी बचती है। आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स आपके बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के। लाइबिलिटीज़ और इक्विटी इन दोनों चीज़ों को मिलाएं तो आपके टोटल एसेट्स बनते हैं। टोटल एसेट्स में से अगर आप अपने लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो आपके पास क्या बच जाता है? इक्विटी बच जाती है। ऑलराइट, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। क्या होती है डेप्रिसिएशन? आपके एसेट्स की, और डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पर होती है। एक बात हमेशा याद रखें, डेप्रिसिएशन किस पर होती है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पर। डेप्रिसिएशन वो टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ की जाती है एसेट्स की वैल्यू में कमी आने से। वक्त गुजरने के साथ साथ आपके एसेट की वैल्यू में कमी आती रहती है। आप वेयर एंड टेयर की वजह से जो है वो वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाती है आपके एसेट्स की। तो वो क्या कहलाती है? वो टर्मिनोलॉजी किस उसमें रिकॉर्ड की जाती है? डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड की जाती है। और डेप्रिसिएशन हमेशा आपकी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस यूज़ की जाती है। और ये कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है। राइट, ओके। कितनी तरह की रिकवरीज़ हैं, किस तरीके से कौन कौन से एसेट्स की जो वैल्यू में कमी है वो किस किस तरीके से रिकॉर्ड की जा सकती है? डेप्रिसिएशन किन एसेट्स पर रिकॉर्ड की जाती है? फिक्स्ड एसेट्स पर। और फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास कौन कौन से एसेट्स आते हैं? बिल्डिंग एंड मशीनरी। यहाँ पर एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स पर होती है। और फिक्स्ड एसेट्स में लैंड आपके पास मौजूद है, ठीक है? लैंड आपकी किस में आती है? फिक्स्ड एसेट में। लेकिन लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होती। लैंड एक ऐसा सिंगल आपका एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। लैंड के अलावा बाकी तमाम जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, तमाम एसेट्स पर क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है। आफ्टर दैट अमोर्टाइजेशन होती है। अमोर्टाइजेशन जो है वो किस किस्म के एसेट्स पर होती है? इंटेंजिबल एसेट्स पर अमोर्टाइजेशन होती है। लाइक आपके कॉपीराइट और पेटेंट्स में की वैल्यू में जो कमी आती है वक्त गुजरने के साथ साथ, दैट इज़ अमोर्टाइजेशन। डिप्लीशन क्या है? मिनरल एसेट्स जितने आपके मिनरल एसेट्स हैं उन मिनरल एसेट्स की वैल्यू में वक्त के साथ साथ जो कमी आती है। माइंस एंड ऑयल फील्ड्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रहे हैं। आप देखें अपनी रियल लाइफ में भी आप अगर देखें तो इन पास्ट जो ईयर्स थे हमारे पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन अब का बहुत ज़्यादा कमी आ रही है उनमें। तो दैट इज़ नॉन एज डिप्लीशन। ओके जी, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड वो तमाम अरसा जिसमें हम अपने बिज़नेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यानी हम डेली बेसिस पे तो अपना हिसाब किताब नहीं लगा सकते कि हम एक दिन में हमने क्या कमाया और कितनी इनकम हुई, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंस हुए। डेली बेसिस पे हम इन तमाम चीज़ों का हिसाब किताब नहीं लगा सकते। तो सम हाउ बिजनेसेस क्या करते हैं कि मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे अपने तमाम अकाउंट्स को जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन किया जाता है अपने अकाउंट्स को? ताकि अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का प्रॉपर अंदाज़ा कर सके, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके और देखा जा सके प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, पूरे साल में कितने एक्सपेंसेस की और कितने इनकम्स की, ताकि हमें प्रॉपर्ली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जा सके। और आपका जो
अकाउंटिंग पीरियड है वो जर्नली कितने टाइम पीरियड का होता है, 12 मंथ्स का होता है। लेकिन सम बिजनेसेस जो हैं वो मेंटेन करते हैं अपना अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ से कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली 12 मंथ्स का होता है। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है जी? वो तमाम यानी वो पूरा साइकिल जहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है, लाइक आप एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं और कोई भी इवेंट अकर हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हुई, और कौन कौन से स्टेप्स से गुजर कर आपकी पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच के अपने अकाउंट्स को क्लोज करती है। ट्रांजैक्शन अगर हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई चीज़ ख़रीद ली या कोई अपनी कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर लिया, ठीक है, या ख़रीदी है, बेच ली, वट एवर जो भी आपने किया। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे? जर्नलाइज ट्रांजैक्शंस। आप अपनी ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करेंगे। जर्नलाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। आप अपनी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके रखते हैं और देखते हैं कि हमारे ये ट्रांजैक्शन जो है वो इस डेट को अकर हुई थी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होता है? पोस्टिंग टू लेजर। आप उसे क्या करते हैं? लेजर में अपनी उस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले जर्नलाइज किया। जर्नलाइज करना मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद और जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में आप अपनी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ नॉन एज जर्नल। उसे क्या कहा जाता है? जर्नल कहा जाता है। आफ्टर दैट आप अपनी बुक्स जो जर्नल एंट्रीज़ हैं उनको पोस्ट कर देते हैं किसमें? लेजर्स में। लेजर्स में जब आप अपनी जर्नल एंट्रीज़ पोस्ट करते हैं तो ये प्रोसेस आपका पोस्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। और जिस बुक या जिस अकाउंट में आप पोस्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज़ को लेजर की फॉर्म में कैटेगराइज कर देते हैं अपने तमाम अकाउंट्स को, यानी ये एक्सपेंसेस के अकाउंट्स एक तरफ आ गए, एसेट्स के अकाउंट्स एक तरफ आ गए, इनकम्स यहाँ आ गई, और इसके अलावा सेल्स के अकाउंट्स डिफरेंट, यानी आप कैटेगराइज कर देते हैं तमाम अकाउंट्स को। तो ये आपका लेजर यानी पोस्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। जब आप पोस्टिंग कर लेते हैं, आफ्टर दैट आपको क्या करना है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए ये एक समरी होती है जो कि आपको आपके तमाम अकाउंट्स की समराइज्ड डिटेल दे देती है। और इस ट्रायल बैलेंस में आपके पास आपके बोथ डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस का जो है वो दोनों साइड्स का इक्वल होना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट अगर ज़रूरत पड़े तो आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर लेट सपोज एडजस्टमेंट्स कहाँ होती हैं? एडजस्टमेंट वहीं होती हैं जहाँ पर कुछ पेमेंट आपको एडवांस में मिल गई थी, जिसमें से आपने कुछ जो एडवांस पेमेंट आपने किसी रेंट के उसमें ले ली थी, ठीक है। एक घर का रेंट आपको एडवांस में मिल गया था अगर, तो उसी रेंट को अगर 5 मंथ्स यूटिलाइज कर लिया गया है और 6 मंथ्स जो है वो रिमेनिंग है, यानी अब आपको एडजस्ट करना है सेम, यानी इस दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो दिसंबर तक आपका जो रेंट था वो यूटिलाइज हो चुका है। तो ये वाला रेंट आप अपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड करके जो फर्दर है उसको अर्नड रेवेन्यू के तौर पे अपने पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। यानी ये इस साल के ट्रांजैक्शन, इस साल के एक्सपेंसेस आप इसी साल में उनको ख़त्म कर देंगे, रिकॉर्ड करके उन्हें क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट जब आप अपनी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस सेम लाइक दिस होता है, यानी समराइज ट्रांजैक्शन है, समराइज स्टेटमेंट है आपके तमाम अकाउंट्स की। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप आपका है, आप अपनी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो अपनी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे और फिर पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस अपना बनाएंगे। ऑलराइट, आई होप सो आपको अकाउंटिंग साइकिल समझ आ गया होगा। अपने तमाम अपने कमिंग चैप्टर्स में हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। हम सीखेंगे ट्रांजैक्शन अकर होती, कोई भी इवेंट अकर हो गया उसको हम जर्नलाइज करेंगे, जर्नल्स बनाएंगे, उसकी देन पोस्टिंग करेंगे, लेजर्स में उनको पोस्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देन एडजस्टमेंट्स भी करेंगे और फर्दर तमाम प्रोसेस पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे, राइट। डेबिट क्रेडिट की अभी मैंने बात की, क्या होते हैं डेबिट्स और क्या होते हैं क्रेडिट्स। डेबिट क्या है, क्रेडिट्स क्या है? क्रेडिट इज़ एन इंक्रीज इन अ लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। जब भी आपके पास, मैंने क्या कहा था कि आपके अकाउंटिंग के पिलर्स कितने हैं? 5 पिलर्स हैं। कौन कौन से? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड रेवेन्यू। 5 पिलर्स हैं अकाउंटिंग के, इन्हीं 5 चीज़ों पर पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। तो कहा जाता है, अकाउंटिंग रूल्स हमें ये कहते हैं, ये अकाउंटिंग का फिनोमेना हमें कहता है कि एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होंगे उनको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। एसेट की वैल्यू में जब जब इजाफा होता चला जाएगा डेबिट करेंगे, और जब जब कमी होगी उसको हम
क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंसेस में जब जब इंक्रीज़ आता है डेबिट करेंगे, और जब जब एक्सपेंसेस की वैल्यूज़ में कमी आना शुरू हो जाएगी तो हम उन्हें क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटीज़ हमारी जब भी इंक्रीज़ होंगी हम उन्हें क्रेडिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज़ होंगी डेबिट होती चली जाएंगी। इक्विटी क्या है जी? वो तमाम एसेट्स भी हो सकते हैं, वो कैश भी हो सकता है, कुछ भी जो कि वो तमाम कैपिटल जो कि ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो ऑनर की इक्विटी कहलाती है। जब भी इंक्रीज़ होगी डेबिट होगी, और क्रेडिट होगी, और जब भी डिक्रीज़ होगी दैट इज़ गोज़ टू डेबिट साइड। आफ्टर दैट रेवेन्यूज़ की बात करें, रेवेन्यूज़ भी हमेशा से आपने याद रखना है कि जब जब इंक्रीज़ होंगे क्रेडिट होंगे, और जब जब डिक्रीज़ होंगे डेबिट हो जाएंगे। ये 4 पिलर्स और डेबिट क्रेडिट रूल्स ये आपने प्रॉपरली याद करने हैं और हमेशा इनको याद रखना है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स और एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, इक्विटी और रेवेन्यूज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई और आपने इनको प्रॉपरली डिटरमिन कर लिया तो आपके लिए अकाउंटिंग जो है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी। अकाउंटिंग पिलर्स की मैंने अभी बात की कि कौन कौन से पिलर्स हैं। एसेट्स, ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होंगे। ड्राइंग्स बेसिकली क्या होती हैं? ड्राइंग्स आपकी वो तमाम अमाउंट्स होती हैं जो कि ऑनर बिजनेस से विदड्रॉ करता है। किस लिए? अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, बिजनेस से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो ऑनर पैसे लेता है, निकलवाता है, दैट इज़ नोन एज ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स भी एक्चुअली बिजनेस अपने पास एक्सपेंसेस की मद में रिकॉर्ड करता है, लेकिन नाम क्या रखता है? ड्राइंग्स का रखता है। इसके अलावा गैप की बात करते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? वो तमाम प्रिंसिपल्स जो ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वो तमाम रूल्स, वो स्टैंडर्ड्स, वो प्रोसीजर्स जो कि यूज़ किए जाते हैं अकाउंटेंट्स जिनको यूज़ करते हैं अपनी तमाम अकाउंटिंग प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जो कि जिससे आसानी इस चीज़ के लिए हो जाती है कि तमाम जो बिजनेसेस हैं, हर बिज़नेस चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर कोई भी बिज़नेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है तो कोई दूसरा बिजनेस या कोई भी इन्वेस्टर जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है बिजनेस में, वो इनकी तमाम बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सके। इन रूल्स को फॉलो करते हुए मैनेजर्स को, अकाउंटेंट्स को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। कितनी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली एक रिपोर्ट होती है। वो तमाम रिपोर्ट्स जो कि कंपनी बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा कौन बनाता है? कंपनी बनाती है, और कंपनी की मैनेजमेंट बनाती है। किस लिए? ताकि अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्रेडिटर्स को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता सके कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त क्या है, मैं किस पॉइंट इन टाइम पर आया कि मैं इसमें प्रॉफिट्स की तरफ जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस जो है वो लॉसेस की तरफ जा रहा है, या वट एवर द सिचुएशन इज़, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ये बताती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी तरह की होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपको स्नैपशॉट प्रोवाइड करती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का, राइट? स्नैपशॉट किसका प्रोवाइड करती है? आपके फाइनेंशियल पोजीशन का। हेल्थ ऑफ द बिजनेस आपको बताती है कि आपके बिजनेस की हेल्थ क्या है, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और बैलेंस शीट हमेशा जस्ट अ पॉइंट इन टाइम पर बनाई जाती है, सिंगल, यानी जब हम स्नैपशॉट की बात कर देते हैं तो स्टक पोजीशन की बात करते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है आपकी, उस चीज़ की बात की जाएगी जिसमें आपके एसेट्स, आपके लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी मौजूद होती है। एक समराइज्ड आपकी स्टेटमेंट होती है आपकी तमाम एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी की। इसके अलावा बैलेंस शीट की एक और जो आपको की पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि ये सिंगल स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक सिंगल ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हुए वेरी फर्स्ट डे आप इस स्टेटमेंट को बना सकते हैं। बाकी तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं, बाकी तमाम जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन सब के लिए आपके पास कोई ना कोई पीरियड या आपके पास कोई ना कोई ट्रांजैक्शन इवेंट्स अकर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो आप उनको बना सकते हैं। बट बैलेंस शीट के जो अकाउंट्स हैं ये आप किसी भी वक्त इनको बैलेंस शीट की जो स्टेटमेंट है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा बैलेंस शीट में जो आपको याद रखना है कि यानी आपके जो बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं ये लॉन्ग टर्म चलने वाले अकाउंट्स हैं। एसेट्स भी आपके लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, समहाउ आपके करंट एसेट्स भी होते हैं जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन एसेट्स के जो मेजर अकाउंट है वो लॉन्ग टर्म चल सकता है। सो बैलेंस शीट परमानेंट अकाउंट्स की स्टेटमेंट कहलाती है। किसकी स्टेटमेंट कहलाती है? परमानेंट अकाउंट्स की स्टेटमेंट। जबकि अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो दैट इज़ द स्टेटमेंट जो कि आपको आपके प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताती है, आपकी इनकम या आपके एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताती है, और आपके तमाम इनकम और एक्सपेंडिचर्स के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या कहलाते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स हैं या जो स्टेटमेंट है, बेसिकली ये आपके टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। टेम्परेरी अकाउंट्स की स्टेटमेंट है जो कि आपको 1 साल के अंदर अंदर ओपन होके क्लोज होने वाले अकाउंट्स की तमाम डिटेल्स देती है। आफ्टर दैट नोट्स टू द अकाउंट्स की बात करते हैं। जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक अकाउंटेंट जो है वो प्रिपेयर करता है तो उसमें कुछ मेजर फिगर्स ऐड किए जाते हैं। यानी अगर एसेट्स के हेड में बात करें या अकाउंट्स पेएबल के या अकाउंट्स रिसीवेबल के हेड में बात करें तो एक मेजर अमाउंट लिखी जाती है कि अकाउंट्स रिसीवेबल्स हमारे इतने हैं, राइट। लेकिन अब ये नहीं पता कि कौन कौन सी कंपनी से या कहाँ से कितने कितने रिसीवेबल्स लेने हैं। ये तमाम चीज़ें, ये जो डिटेल्स होती हैं आपके अकाउंट्स की, वो कहाँ पर मेंशन की जाती हैं? नोट्स टू द अकाउंट्स में। इसके अलावा चेंजेस इन इक्विटी शेयर्स, ऑनर्स इक्विटी की जो ऑनर्स इक्विटी में जो चेंजेस आ रही होती हैं उसकी एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। एंड द अदर वन इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके तमाम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है कि आपकी कितनी कैश की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कैश इनवर्ड्स कितना आया, आउटवर्ड कितना हुआ, या वट एवर जो भी आपकी कैश की पोजीशन है उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ आपके पास डिटेल्स मौजूद हैं और बैलेंस शीट आपके पास मौजूद है। 2 तरह से आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बन सकती है, या आपकी स्टेटमेंट डिज़ाइन बैलेंस शीट है, और आप विंडो ड्रेसिंग अकाउंट्स की सूरत में भी बैलेंस शीट बना सकते हैं, जो कि आपके पास इस तरह से मौजूद है। ये स्पेसिमेंट्स आपको दिए गए हैं, इन तमाम स्पेसिमेंट्स को आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाती है। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, आपकी ऑनर की इक्विटी में कितनी चेंजेस आई हैं, कोई इन्वेस्टमेंट उसने की, कोई ड्राइंग्स तो नहीं की इस पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में। तो बेसिकली इन तमाम चीज़ों का टोटल जो है वो किस चीज़ में चेक किया जाता है? ऑनर्स इक्विटी की ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट में। आफ्टर दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्पेसिमेन आपके पास मौजूद है। कुछ इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाऊँगी, ठीक है। अभी सिर्फ स्पेसिमेंट्स आपको दिखाए हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इन शॉर्ट बात करते हैं, बुक कीपिंग जो है वो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का नाम बुक कीपिंग कहलाता है। तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक कीपिंग कहलाएगा। जबकि अकाउंटिंग जो है उसमें आप ना सिर्फ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि उन्हें जो है वो क्लासिफाई भी करते हैं, देन उनको समराइज़ भी करते हैं, ताकि आप अपने ऑनर्स को, अपने जो आपके हेड्स हैं उनको रिपोर्ट कर सकें और अपनी तमाम फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बता सकें। बुक कीपिंग स्मॉल साइज़ बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है, उन तमाम बिजनेसेस के लिए जो बड़े छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं। जबकि अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है लार्ज लेवल के बिजनेसेस को रन करने के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग जब आपका बिज़नेस बड़े लार्ज स्केल पे चला जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ हो जाएंगी, और जब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस आपके पास इंक्रीज़ होती हैं तो उस सूरत में आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को रिमेंबर करना आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपको जब कोई भी ट्रांजैक्शन ढूंढनी है या कोई भी अकाउंट आपको चेक करना है तो फिर आपको बड़ी लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो दैट्स वाई अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक कीपिंग करने के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद दूसरा काम क्या करता है? क्लासीफाई कर लेता है, क्लासेस बना के अपने तमाम अकाउंट्स को उन हेड्स में रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि नेक्स्ट जब अपनी समराइज फॉर्म देखना चाहे तो उसके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। कौन कौन होते हैं यूज़र्स अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग के दो तरह के यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं?
इंटरनल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो तमाम यूज़र्स जिन्होंने आपको पैसे देने हैं या आपसे पैसे लेने हैं, इनको स्टेक होल्डर्स भी कहा जाता है, यानी वो तमाम लोग जो कि आपके बिज़नेस को किसी भी तरीके से अफेक्ट करते हैं, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। और ये एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हमारे बिज़नेस की पोजीशन को चेक करें कि हम किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जिन लोगों ने आपको पैसा देना है वो ज़रूर चाहेंगे कि पहले वो देख लें कि क्या आप इस काबिल हैं कि अगर वो आपको मनी लेंड कर देते हैं तो आप उनकी अमाउंट जो है वो उनको विद इन ट्रस्ट, विद इन ड्यू टाइम आप उनको रिटर्न दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है, इन्वेस्टर्स इसलिए देखेंगे कि क्या आपकी बिज़नेस की पोजीशन ऐसी है जो कि उनको एक अच्छा रिटर्न दे सके। गवर्नमेंट आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखती है कि क्या आपका बिज़नेस इकोनॉमी को किसी किस्म का कोई प्रॉफिट दे रहा है, कोई बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। और कस्टमर्स इसलिए आपके बिज़नेस को देखते हैं कि आपके बिज़नेस के शेयर्स या आपके बिज़नेस के प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप ऑफ़र कर रहे हैं, तो क्या आप रिलायबल हैं, क्या आप पे रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इंटरनल यूज़र्स की बात करते हैं, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, इंटरनल ऑडिटर्स को आपकी स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है, सेल्स स्टाफ को ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ एंड ऑनर्स, इन तमाम लोगों को आपके इंटरनली भी ज़रूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो ऑनर्स को क्यों ज़रूरत होती है? ऑनर्स बेसिकली देखना है, चूँकि ऑनर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली बैठ के अपना बिज़नेस हर वक्त रन नहीं कर रहे होते, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो शामिल नहीं होते। दैट्स वाई उनको नहीं पता कि हमारे बिज़नेस में डेली बेसिस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या कि कोई उनको जो है वो डॉज तो नहीं दिया जा रहा किसी किस्म का। तो वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक आउट करने के लिए या अपना जो पूरा बिज़नेस है उसे विद इन 1 सेकेंड मेजर करने के लिए या विद इन 1 मिनट उसे मेजर करने के लिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन्हें जो है वो बहुत क्लियर पिक्चर जो है उसके ज़रिए उनको मिल जाती है। आफ्टर दैट एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है ताकि वो देखें कि उनका बिज़नेस किस पोजीशन में है, फर्दर जो है किसी किस्म की कोई चेंजेस आने वाली हैं, कुछ आ गई हैं जिनसे वो उनके पास एक्नॉलेज नहीं है, या किसी भी किस्म की और ज़रूरत जो है वो इंटरनल यूज़र्स से फुलफ़िल की जा सकती है अकाउंटिंग को देखते हुए। ओके जी, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अकाउंटिंग में? फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप एनालिसिस कर सकते हैं, ऑडिटिंग की तरफ जा सकते हैं, रेगुलेटरी कंसल्टिंग, प्लानिंग, क्रिमिनल या इन्वेस्टिगेशन, लाइक ये कुछ सम अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन ओवर हियर अबाउट योर अकाउंटिंग सीखने के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सर्टिफिकेशंस की बात की तो आपके पास कुछ अकाउंटेंट्स सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स हमारे लिए फर्म्स के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ आपके पास मौजूद हैं। फ्रॉड एग्जामिनर का भी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। फॉरेंसिक अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल ऑफिसर है, एंड अदर आर। आप इनको अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। 4 बिगेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज की बात की कि दुनिया में पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सी बहुत बड़ी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो काम कर रही हैं, किस चीज़ के लिए वो ऑडिट की ऑफ़र्स करती हैं कि हम आपका ऑडिट करेंगे, आपको टैक्सेशन के प्रोसेस को चेक करेंगे, आपको एश्योरेंस सर्विसेज देंगे। यानी ये कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं जो कि बिज़नेस अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ऑफ़र की जाती हैं। बिज़नेस एथिक्स क्या हैं, हमें बिज़नेस में किस तरीके से काम करना चाहिए, अपने बिज़नेस को चलाना चाहिए। डिफरेंट रूल्स और गाइडलाइंस जिस तरह से हमें बताती हैं गवर्निंग बॉडीज़ हमारी सेट कर देती हैं, और उनके ज़रिए उनको फॉलो करते हुए हमें अपने तमाम एसोसिएटेड अकाउंट्स जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको बताना चाहिए कि हमें जो है हमारे अकाउंटिंग एथिक्स क्या हैं, हमारे गवर्निंग बॉडीज़ ने क्या एथिक्स सेट किए हैं, और हमें उन्हीं को फॉलो करते हुए अपने बिजनेसेस को चलाना चाहिए। दैट्स वाई हमारा सर्वाइवल सोसाइटी में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ आपके बिज़नेस को बेयर करनी पड़ सकती हैं। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हैं, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिन पर आपकी अकाउंटिंग पूरी बेस करती है। फर्स्ट वन इज़ गैप की हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तमाम स्टैंडर्ड्स जो कि बनाए जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है ताकि आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया जा सके। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि बैठ के आपके तमाम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है,
बताता है ताकि आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी अगर आपका बिज़नेस, आप पाकिस्तान में अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं तो इंटरनेशनली भी अगर कोई इन्वेस्टर आपके बिज़नेस की पोजीशन को देखना चाहता है तो थ्रू योर फाइनेंशियल पोजीशन उसको मेजर किया जा सके। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो है ये एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो कि आपके तमाम मामलात को आपके बिज़नेस के डील करती है, देखती है, ताकि आपका बिज़नेस किस तरीके से रन कर रहा है और किस तरीके से मूव ऑन होता है। अकाउंटिंग अजम्पशंस की बात करें, क्या हैं आपकी अकाउंटिंग अजम्पशंस, क्या कहती हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या कन्वेंशंस हैं। तो अजम्पशंस में बात, सबसे पहली अजम्पशन आपको कहती है कि आपका बिज़नेस सेपरेट एंटिटी हो, आपके बिज़नेस जो है वो आपके ऑनर से सेपरेट होना चाहिए। ऑनर की एक अपनी अलग एंटिटी है और बिज़नेस की अपनी अलग एंटिटी है, ये दोनों सेम नहीं है, डुअल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए। गोइंग कंसर्न आपका बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता रहे। ऐसा नहीं होगा कि बिज़नेस 1 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर्स के लिए सिर्फ स्टार्ट किया जाएगा। अज्यूम किया जाता है कि आपका बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलता रहेगा। मॉनेटरी यूनिट के हम अपनी तमाम ट्रांजेक्शंस को, जितनी भी ट्रांजेक्शंस अकर होंगी हमारे बिज़नेस में, उन तमाम ट्रांजेक्शंस को इन फॉर्म ऑफ मनी यानी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस में रिकॉर्ड करेंगे और उनको मेजर भी करेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि टाइम पीरियड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हम अपनी तमाम बिज़नेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करके और उन्हें क्लोज़ करके अपनी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। और अभी हमने बात की थी अकाउंटिंग पीरियड की, जैसे अकाउंटिंग पीरियड में आप क्या करते हैं, अपने तमाम अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, जो भी अगर हुए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उनको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो जिस पॉइंट इन टाइम, जिस पीरियड ऑफ टाइम के आप तमाम अपने रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस, वो बेसिकली आपका अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल में हिस्टोरिकल कॉस्ट हम ये मेजर करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ये है, हमारा प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब भी कोई एसेट हम परचेज़ करेंगे, जब भी कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं तो हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, हिस्टोरिक कॉस्ट पे, उस अमाउंट पे जिस पर हम उसे परचेज़ करेंगे, ना कि उस अमाउंट पर जो कि मार्केट में इस वक्त चल रही है। हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी जिस अमाउंट पर, जितनी कॉस्ट पर आपने उसे बाई किया है उसी कॉस्ट को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल के आप एक्सपेंसेस अपने रिकॉर्ड करें, जिस साल के एक्सपेंसेस ले रहे हैं उसी साल के रेवेन्यूज़ लेने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप रेवेन्यूज़ किसी और साल के ले लें और एक्सपेंसेस किसी और साल के लेके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लग जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रेवेन्यू रिकग्निशन यानी जब भी आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाए आप उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लें। ऐसा ना करें कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ना करें और जब आपको अमाउंट मिले आप तब उसे रिकॉर्ड करें। लाइक डेफर्ड बेसिस अकाउंटिंग की जिसकी हम बात कर रहे थे, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग और कैश बेसिस अकाउंटिंग। डेफर्ड बेसिकली कैश बेसिस अकाउंटिंग को भी हम कहते हैं, ठीक है। और जब हमें कैश मिलेगा हम तब रिकग्नाइज़ करेंगे, तब हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल्स कहते हैं कि जब रिकग्नाइज हो जाए उसी वक्त हम उसे रिकॉर्ड कर लें। फुल डिस्क्लोजर से मुराद ये है कि जी बिज़नेस ऑनर को चाहिए या बिज़नेस जो मैनेजर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी रिपोर्ट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर करें। इनकम्स हैं या लॉसेस हैं या वट एवर द सिचुएशन इज़, जो भी पोजीशन है उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज़ किया जा सके, डिस्क्लोज़ करें, ताकि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो लेंडर्स हैं, वो आपकी प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करके फिर आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकें या आपको मनी लेंड कर सकें। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट, हर वो चीज़ जिसकी मटीरियलिटी जो एक मटीरियल फॉर्म में आपके पास मौजूद है, उन्हीं तमाम ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं तमाम चीज़ों को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखेंगे। कॉस्ट बेनिफिट आपको मिलेगा, कंजर्वेटिज्म एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, इन तमाम चीज़ों की आपको एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूँगी जिससे आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले सकेंगे इन तमाम चीज़ों की। अभी मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर डिटेल गाइडेंस नहीं दे सकी, ठीक है। सो एक डॉक्यूमेंट इसका आपको अटैच करूँगी इसी फाइल के साथ या इस लेक्चर के बाद, तो आप लोग इन तमाम चीज़ों की डिटेल जो है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा बात करते हैं कितनी तरह के बिज़नेसेस हमारे पास वर्क करते हैं। कितनी तरह के बिज़नेसेस वर्क करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी ऐसा बिज़नेस जो कि एक सिंगल मेंबर रन करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस कहलाता है। पार्टनरशिप का बिज़नेस होता है जिसमें बैंकिंग सेक्टर में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 लोग काम कर सकते हैं।
और इन जनरल मिनिमम 2 या मैक्सिमम 20 जो वर्कर्स हैं वो काम कर सकते हैं। पार्टनर्स मिलकर काम करेंगे तो इस तरह का बिज़नेस जो है वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप बिज़नेस कहलाएगा। कॉरपोरेशंस होती हैं, तीसरी तरह का बिज़नेस कॉरपोरेशंस का है, और कॉरपोरेशंस में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 आपके जो हैं वो बिज़नेस मेंबर्स वर्क कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए 2 to 50 की ऑप्शन है, और पब्लिक सेक्टर के लिए 7 to अनलिमिटेड, यानी मिनिमम 7 लोग और मैक्सिमम जितने भी लोग होंगे तो पब्लिक सेक्टर में वो तमाम लोग जा सकते हैं। यानी कॉरपोरेशंस 2 तरह की होती हैं। ये फिर इन डिटेल आपका जब चैप्टर आएगा तो फिर हम उसमें पढ़ेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट कॉरपोरेशंस किस किस तरीके से वर्क करती हैं। छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ। और इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि कोऑपरेटिवली क्रिएट की जाती हैं थ्रू आवर सोसाइटी। कुछ लोग मिलकर इन्हें क्रिएट कर लेते हैं ताकि पूरी सोसाइटी को क्या किया जा सके, सर्व किया जा सके। तो दैट्स ऑल अबाउट योर बेसिक्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की। आई होप सो कि ये तमाम चीज़ें आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं, जहाँ पर आपके लिए कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी तमाम क्यूरीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी भी वक्त आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको आपकी कोई भी क्यूरी है उससे फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करूँगी। लेकिन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग पहले इन तमाम बेसिक्स को समझ लें, बिकॉज यू पीपल आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। तो आप सब में से किसी को भी अकाउंटिंग की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को देखें कि कैसे कैसे ये वर्क करती हैं और कैसे कैसे जो है ये कौन कौन सी चीज़ बिज़नेस अकाउंटिंग में किस किस तरीके से नोट डाउन की जाती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।